गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 10th सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक बच्चों मैंने क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों चैप्टर्स को पार्ट बाय पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं अब ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्लास 10th की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर आप उसको लाइन बाय लाइन समझें एनसीईआरटी बुक को। क्लास 9th की ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ समझने जैसा रहता है। क्लास 9th के बच्चों के लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियोस लाने वाला हूँ, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस में। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बच्चों, अगर आपने क्लास 8th में ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लास 8th की ज्योग्राफी और क्लास 10th की ज्योग्राफी काफ़ी कुछ मिलती जुलती है और क्लास 8th की ज्योग्राफी का ही एक्सटेंशन है क्लास 10th में। और जो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट है ये क्लास 8th में पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज किसको कहते हैं। और रिसोर्सेज से ही जुड़ा होता है डेवलपमेंट, क्योंकि अगर रिसोर्स होंगे तभी डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों को ये समझना चाहिए कि रिसोर्स हम किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग संसाधन कहते हैं। बच्चों, anything which is required by us means human being, anything which is required by human being can be termed as resource। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी है या हमारी ज़रूरत में हमारे काम आ सकती है, हम उसको रिसोर्स कहेंगे। चाहे वो एक चॉक का टुकड़ा हो, एक डस्टर हो, बेंच हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, कोई ट्री हो, फॉरेस्ट हो, एनीथिंग जो हमारे लिए उपयोगी है, नहीं हम मनुष्यों के लिए जो बहुत आवश्यक है या हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। और ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ अ रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स होता है, ठीक है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। यानी हर वो चीज़, एवरीथिंग, हर वस्तु जो हमारे इस पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में है, उपलब्ध है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसको हम टेक्निकली असेसिबल मतलब हम उसका उपयोग कर सकें, ऐसी चीज़ जिसका हम उपयोग कर सकें, ठीक है। जैसे अब इसका मैं एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि उसको, उस वस्तु को यूटिलाइज़ करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आनी चाहिए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है, जैसे अगर हम किसी मंकी को, किसी बंदर को जिंजर का एक पीस दे देंगे, जिंजर यानी अदरक का एक टुकड़ा दे देंगे, है ना, या टर्मरिक दे देंगे, उसको हल्दी दे देंगे, तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। वो अदरक का टुकड़ा या वो टर्मरिक जो है उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है उस बंदर के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस अदरक को जाने, अदरक को यूज़ कर सके, ठीक है ना, उसके पास ऐसा स्किल है। तो टेक्निकली असेसिबल होना चाहिए, यानी हम उस चीज़ का उपयोग कर सकें, ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल का मतलब होता है बच्चों कि यदि हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसा लग रहा है उसको यूटिलाइज़ करने में या उसको यूटिलाइज़ करने लायक बनाने में जो हमारा पैसा लग रहा है, कहीं वो इतना ज़्यादा न लग जाए कि उस रिसोर्स को यूज़ करने से ज़्यादा उसमें पैसा लग जाए, तो फिर हम उसको रिसोर्स नहीं मानेंगे। जैसे एक होती है, एक तुम लोगों ने आम बोलचाल में कहावत सुनी होगी कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला, है ना। ऐसे तुम लोगों ने अपने बड़ों को या आसपास बोलते हुए सुना होगा। कहने का मतलब, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई पीस ऑफ रॉक है, पीस ऑफ रॉक, मान लो उसका वज़न 1 क्विंटल है, 100 kg, 100 किलो की एक चट्टान का टुकड़ा है। साइंटिस्ट ने कहा कि इस चट्टान के टुकड़े में अगर इसको सिंथेसाइज़ किया जाए, प्रोसेस किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, इसको साफ़ किया जाए, तो इसमें से गोल्ड मिलेगा, इसमें से हमें गोल्ड मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। अब हमने पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ह्यूमन स्किल का यूज़ किया, ठीक है, उसके लिए एक सेटअप बनाया पूरा, हमारा बहुत सारा खर्चा निकला, बहुत सारा खर्चा हो गया, बहुत एक्सपेंसेस हो गए उसमें, ठीक है। और जब हमने हमारे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, 1-1.5 लाख खर्च करने के बाद उस 100 किलो चट्टान के टुकड़े से जिसका वज़न 100 किलो था वेट, उसमें से मात्र 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, 2 ग्राम सोना निकला। अब बच्चों 2 ग्राम सोने की रेट का कॉस्ट आप जोड़ लो और आपका खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये आपको उस 2 ग्राम सोने निकालने में खर्च हो गया। तो आप उस चट्टान के टुकड़े को रिसोर्स मानेंगे, रिसोर्स ऑफ गोल्ड मानेंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ना। हमारी लागत ज़्यादा लग गई और हमको रिसोर्स बहुत कम मिला, ठीक है। तो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी एक जो है जो हमारा ज़रूरी खर्च है वो लगे, लेकिन उस खर्च को करने के बाद हमें फ़ायदा भी हो ना, हमारा लॉस ना हो, कम से कम इतना भी हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस का बेस बना रहे, लेकिन लॉस ना हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, बच्चों वो वस्तु सांस्कृतिक रूप से अपनाई जाने वाली भी हो, यानी समाज और संस्कृति हमें ये परमिशन, ये अनुमति देती हो, इजाज़त देती हो कि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें, ठीक है, तो हम उसको रिसोर्स कहेंगे, ठीक। बच्चों देखो, ये इसमें आपका फिगर नंबर 1.1 दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में बच्चों लिखा हुआ है इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन।
इसके इस ट्रायंगल के मिड में बच्चों लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, है ना बच्चों। मिड में ह्यूमन बींग्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है रिसोर्स ना, इसका सेंटर जो है, इसका केंद्र बिंदु ह्यूमन बींग ही है, क्योंकि किसी भी रिसोर्स को यूज़ सिर्फ ह्यूमन बींग कर सकता है। सारी चीज़ें ह्यूमन बींग के लिए एक रिसोर्स हैं, ठीक है। बच्चों इस बात को हम लोग मनुष्यों के मन में अभिमान आ गया है, मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स में ना एक तरह का एक घमंड भर गया है ह्यूमन, और उसी के कारण आज जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कारण यही है। हमने सोच लिया है कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए है। इस धरती पे, इस अर्थ पे जो कुछ भी है, इस प्लैनेट पे जो कुछ भी है, वो हमारी नीड को फुलफ़िल करने, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है, और यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। चलो उस मामले में नहीं पढ़ते, इसको हम समझाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग मिड है क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्स। अब बच्चों टॉप में हम देखते हैं नेचर लिखा हुआ है, फिज़िकल एनवायरनमेंट। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कोई भी रिसोर्स का जो बेस होता है, ओरिजिन होता है, वो कहीं ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो नेचर से जुड़ा होता है, फिज़िकल इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, प्रकृति, यानी कोई भी चीज़ है वो हमको प्रकृति से ही मिली है। अब उसके दो तरफ, एक तरफ लिखा हुआ है ट्रायंगल में टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए? मैंने शुरुआती लाइंस में बताया कि अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है कि आपने, अगर आप लोग तो इस केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, साइंस में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यानी कहने का मतलब कि वाटर में हाइड्रोजन नाम की एक गैस और ऑक्सीजन, यानी दोनों गैसों को हम मिलाते हैं तो फिर वाटर बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बच्चों एक बहुत अच्छा फ्यूल भी होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे, आप जानते होगे कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, बहुत अच्छा ईंधन होता है, और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम इवॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोजन को यूज़ करके। तो इतना ज़्यादा वाटर, हमारी अर्थ पे वाटर की तो कोई कमी नहीं है ना, 71% वाटर है। तो अगर हम इस वाटर में से हाइड्रोजन निकाल लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और हाइड्रोजन भी। लेकिन बच्चों हमारे पास ऐसी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम एक लार्ज इंडस्ट्रियल अमाउंट में इंडस्ट्रियल सेटअप लगा करके और वाटर को ब्रेक करें ना, और हाइड्रोजन को हम लिबरेट करें और हाइड्रोजन को स्टोर कर लें। ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो रिसोर्स होते हुए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो हमारे लिए बेकार है। तो है ना, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन हर तरीके से, इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों। इंस्टीट्यूशन यानी संस्था। संस्था जब शब्द आता है, इंस्टीट्यूशन जब शब्द आता है, तो जनरली हमारे दिमाग में आ जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, है ना। नहीं, इंस्टीट्यूशन एक फैमिली भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, इंस्टीट्यूशन सोसाइटी भी इंस्टीट्यूशन होता है, कम्युनिटी भी इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इंस्टीट्यूशन रिसोर्स को यूज़ करने का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
को रिलेटेड होते हैं द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि सारा काम ह्यूमन बीइंग करता है, रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये तय करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, किसके लिए यूज़ किया जाए, किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन ये देखते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो रिसोर्स कितना फ़ायदा होगा, क्या कर रहा है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन इसमें दिया। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है बच्चों, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जो कि इंटरडिपेंडेंसी दिखाता है, यानी सब एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है बच्चों, ये फिगर नंबर 1.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बताया है कि रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन करने से हम माइन्यूटली किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, उसको बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ना या उसको लर्न करना। तो रिसोर्सेज को आओ मैं आपको मतलब इस चार्ट को देख करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये किस तरह से इसने क्लासिफाई किया है, ठीक है बच्चों। रिसोर्सेज सबसे टॉप पे है रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज को ब्रॉडली उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है नेचुरल और दूसरा ह्यूमन। तो यहाँ से सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आराम से समझ जाओगे, कोई इसमें समझने जैसी चीज़ नहीं है। इसने बताया कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन, यानी एक नेचुरली अकरिंग होता है और एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको ह्यूमन बीइंग ने अपने एफर्ट से डेवलप किया है। हालांकि ह्यूमन बीइंग भी वो रिसोर्स जो डेवलप करता है वो नेचर से ही लेता है। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग ने कोई रोड बनाई, कोई सड़क बनाई, ठीक है, लेकिन जो सड़क में जो चीज़ें उसने यूज़ की है ना, उसने पीस ऑफ रॉक, चट्टान का टुकड़ा, स्टोन, पत्थर जो भी होता है, वो कहाँ से मिला? वो नेचर से मिला उसको, है ना। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो नेचर ही है, लेकिन फिर भी हमने उसको बताया कि भाई रोड है, ब्रिज है, रेलवे ट्रैक है, और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है, बिल्डिंग्स हैं, है ना, ये सब किसने डेवलप किए हैं? ह्यूमन बीइंग। तो इसको हमने कह दिया कि भाई ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किया हुआ रिसोर्स है, ठीक है। एक है नेचुरल, समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग नेचुरल को समझते हैं। नेचुरल के जो बाइफर्केशंस हैं, जो डिविज़न्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेचुरल रिसोर्स को भी दो भागों में बांटा, एक रीन्यूएबल, दूसरा नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, ये वर्ड बच्चों, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा क्लास 8th में। रीन्यूएबल यानी वो रिसोर्स जिसको हम दोबारा से नया कर सकते हैं, दोबारा से एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं बार बार यूज़ कर सकते हैं हम उसको। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोबारा इस तरह, वो एक बार यूज़ करने के बाद वो इस ऐसा कन्वर्ट हो जाता है कि फिर वो रिकन्वर्ट नहीं हो सकता, फिर हम इसलिए हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। बच्चों जैसे आपने बाइक में पेट्रोल डाला और बाइक चला ली 100-200 किलोमीटर, पेट्रोल ख़त्म हो गया,
अब वो जो पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो यानी बर्न हो गया, जल गया, स्मोक बल गया, उसका एनर्जी के रूप में वो लिबरेट हो गया। अब वो पेट्रोल रिकंस्ट्रक्ट नहीं, रिक्रिएट नहीं हो सकता, दोबारा नहीं बन सकता, वो ख़त्म हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, समझ गए? तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गया। इसी तरह रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जांपल, जैसे हमने वाटर यूज़ किया, तो बच्चों वाटर को हम यूज़ करेंगे तो वाटर जो है किसी भी रूप में वो वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, बस उसका फॉर्म चेंज होगा। अगर हमने वाटर को बॉईल किया तो वाटर जो है वो स्टीम बन गया, वाटर वेपर बन गया, यानी गैसियस फॉर्म में बन गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ, ठीक है? तो वो रिक्रिएट हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, वो रिसाइकिल जो भी हो, है ना, और हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब बच्चों हम लोग रिन्यूएबल को पहले पढ़ते हैं। रिन्यूएबल में भी बाइफर्केशन है। क्या बाइफर्केशन है, देखते हैं इसको। बच्चों रिन्यूएबल में फर्स्ट कैटेगरी आती है कंटिन्यूअस और फ्लो, फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर, और सेकंड है बायोलॉजिकल। अब ये क्या चक्कर है भाई? कंटिन्यूअस, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हमने उस रिसोर्स को यूज़ किया और बच्चों फिर से हम उसको कुछ समय में ही फिर हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, है ना, ठीक है? और क्योंकि उसका जो फ्लो होता है, उस रिसोर्स का फ्लो होता है, वो कंटिन्यूअसली होता है। जैसे हमने विंड, तुम लोगों ने विंड मिल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? गुजरात का कोस्टल राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, जहाँ पे बहुत हवाएं चलती हैं, विंड है ना, वहाँ पे विंड मिल लगी हुई है। अब विंड मिल लगी हुई है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, तो हवा के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है कि अब एक हवा ने वो विंड मिल को मूव किया, उसके फैंस को मूव किया, तो फिर वो हवा ख़त्म हो गई। अब हमको इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी हवा आएगी तब। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा है, लगातार फ़्लो हो रहा है, उसके लिए हमको इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है बच्चों? विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक। अब आते हैं बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल जो रिन्यूएबल होते हैं, बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको हमने दो कैटेगरी में डाला। एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। अब क्या होता है, ये बायोलॉजिकल वाला इसने रिन्यूएबल में इसने अलग कैटेगराइज क्यों किया? क्योंकि बच्चों बायोलॉजिकल रिसोर्स को हम यूज़ कर लिए, लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हमने सपोज़ एक मैंगो ट्री है ना, एक मैंगो ट्री जिसकी एज लगभग 25 to 30 ईयर्स है, 25 से 30 साल पुराना एक आम का पेड़ हमने काट दिया, ठीक है, और उसके वुड को हमने यूज़ किया फर्नीचर में, जो भी है वो रिसोर्स हमने यूज़ कर लिया। अब वो पेड़ कट गया अपनी जगह से, अब वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगर हम चाहें कि 1-2 दिन में या 1-2 महीने में या 1-2 साल में हमें उतना ही बड़ा पेड़, जितना कि वो पुराना पेड़ था, 25-30 साल पुराना पेड़, उतना ही बड़ा पेड़ हमको मिल जाए 1-2 साल में, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी हैव टू वेट फॉर 25 or 30 ईयर्स, है ना, व्हेन सीडलिंग grows into a plant and this plant grows into a huge tree, है ना, in about 25 to 30 years, only then we can use whatever it be, हम कुछ भी उसका यूज़ कैसे भी करें, लेकिन जब वो उतना बड़ा होगा तभी हम वो यूज़ कर पाएंगे उसको उस तरीके से जैसे कि हमने पिछले पेड़ को यूज़ किया था। मेरी बात समझो, तो हमको वेट करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिसाइक्लेबल रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है,
उसी तरह वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये रीन्यूएबल के बाइफरकेशंस थे जिसको हमने समझा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको भी दो भागों में बाइफरकेट किया है, एक रिसाइकलेबल, दूसरा नॉन रिसाइकलेबल। पहली बात तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, इसको समझ लो, जिनको हम फिर से क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार हमने जो यूज़ कर लिया तो यूज़ कर लिया, वो फिर वैनिश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चों इसमें भी दो कैटेगरी है, एक रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल कुछ ऐसी रिसोर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों, जो जिसको हमने एक बार यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो पुराना हो गया, हम उसको फिर से उसको एक नया रूप दे करके फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेटल्स जो होते हैं, धातुएं, मेटल्स, है ना, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे आपके घर में मम्मी के पास या और किसी के पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, सोने के आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, सोने की चेन, सोने की अंगूठी वगैरह वगैरह ये सब होती है। मान लो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल, 25, 30 साल पुराना, मतलब कोई सोने की चेन है 30 साल पुरानी हो गई, 40 साल पुरानी हो गई, तो इतनी पुरानी हो गई, आप उसको फेंक दोगे क्या? नहीं, आप उसको फेंकोगे नहीं। वो पुराना जैसा कुछ काला काला जैसा मटमैला मैला, मतलब उसका वो उसके अंदर वो शाइनिंग नहीं है, गंदा गंदा सा दिखाई दे रहा है, वो सोने की तरह वैसे चमक नहीं रहा है, तो क्या आप उसको फेंक दोगे? कभी नहीं। आप क्या करोगे? उसको गोल्ड स्मिथ के पास ले जाओगे, सुनार के पास ले जाओगे, बोलेगे सर इसको थोड़ा साफ़ कर दीजिए, इसमें पॉलिश कर दीजिए। वो थोड़ा सा वो केमिकल यूज़ करके साफ़ कर देगा, पॉलिश कर देगा, एकदम वो नए सोने की तरह हो जाएगा। तो क्या किया उसने? रिसाइकिल किया। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा वो स्क्रैप बटोरने वाले जो आते हैं, कबाड़ी जिनको बोलते हैं, वो पुराना लोहा इन सब की चीज़ें ले जाते हैं, मेटल्स की, क्या करते हैं? उसको फिर मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उसको रिफ़ाइन करके फिर से यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली वो रिसाइकलेबल होते हैं, यानी उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो प्रोसेस करके। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में ही कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नॉन रिसाइकलेबल होती हैं, यानी आपने यूज़ कर लिया, ख़त्म, यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर उसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल, आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है, वो क्या है? एक बार यूज़ किया, ख़त्म, नॉन रिसाइकलेबल, है ना। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से बाइफरकेट करके फर्दर हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन में ही ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताऊंगा कि ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किए हुए रिसोर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से बाइफरकेट करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।